हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अब किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ना कि उसके प्रेशर, वॉल्यूम या ऐसे उसके मास के रिलेटेड नहीं होता है। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर टेम्परेचर। तो इस डेरिवेशन को या फिर बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि तो कैसे ये हेल्प करता है। और सेकेंडली इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि अगर एक कंटेनर है और उसमें अगर दो मास को लिया जाता है तो अलग अलग मास होने के बावजूद भी जो उसका अलग अलग मास है, फिर भी अगर उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल के जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको सेम मिलने वाली है। इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन में करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसको समझने के लिए हम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का एक इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट की वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/3 NmV²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको प्रेशर इन आइडियल गैस से हमको इसको लिए हैं। ओके है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे और इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें ये 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। एक 2 ऊपर रखे हैं तो नीचे एक 2 रख दीजिए। उसके बाद है यहां पास में Nmv²। ओके है, इस n को भी आप यहां रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ठीक है, हाफ mv²। ओके है, ठीक है। तो ये आएगा 2/3 n हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² इज अवर एनर्जी। तो इसको हम एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। ओके है, ठीक है। ये हमारा P हो गया और ये भी हमारा P हो गया। ओके है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन है उस इक्वेशन के बेसिस पे इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं इन दोनों साइड में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए इस टाइप से, PV इक्वल टू 2/3 NV ऑफ E। इधर भी V और इधर भी V का मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ये V जो है, ये वाला V, ये वेलोसिटी है। ये वाला जो V है, कैपिटल V, देखिए इस टाइप से, ये वॉल्यूम का V है। ठीक है, दिस इज फॉर वॉल्यूम। ओके है, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम में कितना है, तो अगर मेरे पास n यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, मेरे पास मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इसमें एक यूनिट वॉल्यूम ये है, दूसरा यूनिट वॉल्यूम ये है, इसमें भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम को, कौन सा, यूनिट वॉल्यूम को, याद रखिएगा पूरा वॉल्यूम नहीं, यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरे बॉक्स में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो बता देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ऐसा है तो NV को मैं कैपिटल N लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फ्लास्क बोल सकते हैं, वेसल बोल सकते हैं, जिसमें भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वाला n आपका किस में बताता है, ये वाला n पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बताता है। अब इसके जगह हम लिख देते हैं PV इक्वल टू 2/3 N ऑफ E। ओके है, ठीक है। वैसे तो इसको हम ये जो आपका ये देख रहे हैं NE, इसको हम एक और E में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे प्रेजेंट हैं, वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब के सब मूव कर रहे हैं और सारे के सारे वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण इसका जो इंटरनल एनर्जी है
फिर समझिएगा, इसके कारण जो इसका इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है हमारा, जो भी इंटरनल एनर्जी है, एक्चुअल में जो भी एनर्जी है हमारे सिस्टम में, वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। फिर समझिएगा, जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे जो हैं वो इंटरनल एनर्जी में जो मिल रहा था उनको इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, वो सब के सब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो ये Ne जो है, इसको आप स्मॉल ई ले लीजिएगा, इसको भी आप स्मॉल ई ले सकते हैं। तो ये जो स्मॉल ई है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल ई मान लेते हैं, और ये कैपिटल N और ई जो स्मॉल था इसको हम हाफ mv² ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया, चाहे तो आप नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो अच्छी बात है ये, ठीक है। बुक में इसको नहीं कन्वर्ट किया है वैसे। तो हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आता है E = N हाफ mv²। ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर इस n को आप इसके नीचे ले आए, ये वाला n देख रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी में से n को अगर डिवाइड कर दें तो आपको पास में आएगा हाफ mv²। और ये जो है ये भी एक काइनेटिक ही एनर्जी है, जैसा कि मैंने स्मॉल ई से आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी। पर ये काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज एनर्जी है, मतलब एक मॉलिक्यूल के हिसाब से। एक मॉलिक्यूल जो है उसका, अब देखिए इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का अलग अलग एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज निकाल के बनते रहते हैं। टोटल में से n नंबर को अगर माइनस कर दिया जाए तो एक एवरेज निकाला जाता है। समझ लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड बाय 10 कर दिया जाए तो एक एवरेज निकला जाता है कि एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो वैसे ही इसको भी निकाला गया है। तो ये जो एनर्जी है ये एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसमें से हम एक इक्वेशन का यूज करेंगे। कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाला, इसी इक्वेशन का यूज करते हैं। n हाफ mv² को e लिख देते हैं, ठीक है। तो pv = 2/3 n, और ये पूरे सिस्टम को देखिए लिख देते n हाफ, ये वाला n, ये वाला लिए हैं जो हाफ mv², ठीक है। इसको जब v से जोड़े हैं, ये e की जगह में हाफ mv² है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम, इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ये n v को हम n लिए कैपिटल N, और e तो है ही, तो इस पूरे को कैपिटल E ले लेते हैं, तो ये हमारा आएगा E। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। हमारे पास में एक आइडियल गैस का इक्वेशन है। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV = μRT। इस इक्वेशन को आप काफी बार सुने होंगे। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। देखिए क्या, म्यू Na को मल्टीप्लाई करिए R/Na, Na को डिवाइड करिए, ठीक है, और डॉट T। Na इज एवोगैड्रो नंबर, क्या होता है 6.023 × 10⁻23 नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक मोल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम Na से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na। तो म्यू जो है म्यू A मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं उसको हम कैपिटल N से डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला भी है, पिछले अगर मेरे वीडियोस आप देखे होंगे कुछ, तो म्यू = n/Na हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। R/Na क्या होता है, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो इस वैल्यू की जगह हम Kb लिख देते हैं, म्यू Na की जगह कैपिटल N लिख देते हैं। तो देखिए क्या निकल के आता है, PV = इसके जगह कैपिटल N, इसके जगह Kb, और ये T तो है ही। अब देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो PV और PV हट जाएगा और यहां क्या निकल के आएगा, 2/3 E = NKBT। 3 को इधर ले जाइए, ठीक है, तो 3 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, तो E = आएगा 3/2 KBNT। ओके है।
हमको मेन जो निकालना था इक्वेशन, यही इक्वेशन है, E इक्वल टू 3/2 kV एंड T। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कहीं भी मास नहीं है, जितना मॉलिक्यूल उतना काइनेटिक एनर्जी आपका रहेगा। kV इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो जो ये एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारा निकल के आ रहा है पूरे सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि ये वाला सिस्टम n हाफ mv² था, तो पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो आपका टोटली टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंडेंट है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि सिस्टम का जो मास है, जो मॉलिक्यूल के जो मास हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना ज्यादा है कितना कम है। इसलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका रिलेट करता है टेम्परेचर से। इतना सिंपल सा इक्वेशन था ये, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक अच्छे तरीके से इसको एक्सपैंड करते हैं। देखिए कैसे है, ये तो हो गया है काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन वाला। अगर हम एक सिस्टम ले लें और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट गैस हो सकते हैं, मतलब एक टाइप का गैस नहीं है, ये हमारा बॉक्स है, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी और के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी मिलाना चाहें आप, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको देखिए कैसे लिखते हैं। अगर मैं P एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है, प्रेशर 1 का वैल्यू, तो इसको देखिए यहां पास में चेंज कर रहा हूं मैं, 1/3 N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम गैस, मास ऑफ दैट वन गैस और वेलोसिटी ऑफ दैट गैस, ठीक है, जो भी हमारा गैस का होगा। अब P2 भी हो सकता है, तो 1/3 N2 M2 V2 का स्क्वायर, ऐसे इसको आप बढ़ाते जाइए, ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज का देखते हैं, देखिए अगर मैं बोलूं कि इन सभी का सम कर दूं, तो आपने शायद ये इक्वेशन सुना होगा, पार्शियल, ये वैल्यू सुनी होगी, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर होता है कि हर मॉलिक्यूल का जो भी प्रेशर होगा, हर मॉलिक्यूल का जो भी प्रेशर होगा उन सभी का सम कर देते हैं, तो वो इस कंटेनर में जितना भी प्रेशर होगा उसके बराबर होता है। इतना सिंपल सा है। फिर समझिएगा, इसमें जितने भी अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स है उन सभी का प्रेशर अलग अलग ले लीजिए, सभी का सम कर दीजिए, और जितना भी प्रेशर आएगा और इस सिस्टम का जो भी प्रेशर होगा वो उसके बराबर होगा। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पार्शियली हेल्प करते हैं कंप्लीट प्रेशर बनाने के लिए, इसलिए इसको पार्शियल प्रेशर या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मैं उसका लिंक नीचे में दे भी दूंगा आपको, ठीक है, तो ज्यादा सोचिएगा नहीं। फिर इसके बाद ये वाला जो वैल्यू निकाला था मैंने KBT वाला, KBTN वाला, ये भी, इसके लिए भी मैं बिहेवियर ऑफ गैस में सेपरेटली बता चुका हूं, फिर भी मैंने इसे बताया। आपको कोई डाउट आएगा तो उसमें भी आप इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको मैं सबको जोड़ दूं, सबको अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं, देखिए कि ये सारे के सारे जो आपका मॉलिक्यूल, सबके मास अलग अलग हैं, पर इसका जो प्रेशर, ये जो वैल्यू आएगा इसका एनर्जी वाला, ठीक है, ये सभी के सभी आपका टेम्परेचर से रिलेट करेगा। इसको हमको बना के देखना है। देखिए, तो इस इक्वेशन को मैं क्या बना सकता हूं, P को मैं लिख सकता हूं 2/3 NE, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इसको पूरा कन्वर्ट करूंगा मैं, ठीक है, तो N1 N2, तो ये N बस N1 N2 चेंज होते जाएगा और बाकी ये एनर्जी के फॉर्म में रहने वाला है, ओके है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूं फिर, P वाला ना, ठीक है, इससे P वाला ही है ना, हाँ ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल P लूं, एक सेपरेट P, और P1 P2 P3 करके अगर मैं जोड़ते जाऊं सभी को, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, 2/3 N1E प्लस 2/3 N2E, इस टाइप से इसको जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये E की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, इस E की जगह में हम लोग यहां क्या पुट कर सकते हैं, तो ये 2/3 N1 है। अब ये जो स्मॉल E है, ठीक है, ये ½ mv², ये कैपिटल E नहीं है,
तो ये कैपिटल ई किसके कारण आता है, इस एन की मल्टीप्लाई से आता है। तो इस एन को अगर मैं हटा देता हूं, ठीक है, मान लीजिए इस एन को मैं हटा दिया, जैसे कि ये वाला इक्वेशन है, इस एन को हटा दिया अगर मैं, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये स्मॉल ई में चेंज आता है। अगर इसको स्मॉल ई में चेंज करना है तो 3/2 kBt बन जाता है, ठीक है। इसी इक्वेशन का यूज हम यहां करेंगे। तो देखिए कैसे लिख सकता हूं मैं, 3/2 kBt, फिर अगला वाला देखिए 2/3 N2, और ये E2 था, ये E1 था, E1 के लिए फिर हमारा आएगा 3/2 kBt, ये आगे बढ़ते जाएगा, इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये kBt सभी में कॉमन निकलेगा, तो इसको अलग कर दीजिए। तो हमारे इक्वेशन आएगा n + N2 + समथिंग n ऑफ n, और ये आएगा kBt, और ये आएगा आपका प्रेशर। इसी को बोलते हैं डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसमें ये जो पार्शियल प्रेशर है ये किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपका टोटली इस टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंडेंट है। ये तो वैल्यू Kb जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप बढ़ा दीजिए, पर उनका जो सम है वो आपका एक कंप्लीट प्रेशर बनाता है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, N1 कितना प्रेशर बना रहा है, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर बना रहे हैं, N ऑफ समथिंग कितने मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर बना रहे हैं, सभी को जोड़ के एक प्रेशर हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। पर इसका मास से कोई लेना देना नहीं होता है, ये आपका टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यही आपका पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन, फाइनल जो इक्वेशन हमारा आता है। इसके ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया गया है नाइट्रोजन के ऊपर में, कि जो हमारा अगर नाइट्रोजन लिया जाए N2 हमारा जो है, तो उसका जो मास जो हमारा है, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना निकल के आता है, और जब ये मूव करता है, क्योंकि इसके पास में मॉलिक्यूल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, तो जब वो मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, उसको भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। कोई इसमें क्वेश्चन अलग से नहीं दिया है, एक छोटा सा पॉइंट बना के बस दिया हुआ है। तो मैं इसको रफ करता हूं और उसको बना के देखते हैं, बहुत छोटा सा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा है। देखिए जो N होता है उसका पहले हमको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास बताना है सबसे पहले, और जब वो मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा आपका किसी टेम्परेचर पे रहेगा जब, तो टेम्परेचर के कारण उस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या बनता है, मतलब आपका वेलोसिटी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है तो वो काइनेटिक एनर्जी बनाएगा ही बनाएगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए N2 का जो मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट, वो होता है 28 समथिंग U। ये U का मतलब होता है पर मोल। तो इसका अगर हमको एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो स्मॉल m इक्वल टू आएगा आपका कैपिटल M अपॉन Na, एवोगाड्रो नंबर। ये m है कैपिटल A जो है आपका, ये 28 है, और n है आपका 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ठीक है। और इसका हमको यूज करना है। अभी देखिए हमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। ये तो हमारा वैल्यू आ गया मास का, इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो ये अराउंड 4.64 समथिंग आता है, ये -23, और ये केजी में आता है। देखिए 2023 को अगर आप हटा भी देंगे तो आपका डिवाइड बहुत इजी हो जाता है, तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा। देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 आएगा यहाँ पर से 40 कर दीजिए, तो 6 6 जा 36, 440, 4.6 समथिंग आ रहा है, पर हमारी 6 की वैल्यू थोड़ी 6 से बड़ी हुई है, तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पास में जरूर थोड़ा कम आया होगा, तो ये अराउंड 4.64 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन का मास आ गया। हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हाफ mv² हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जो कि 3/2 kBt होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, v² = 3 kT अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो kb का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। kb का वैल्यू मैं इसके पहले वाला जो इक्वेशन बताया था उसमें वैल्यू थोड़ी सी गलत हो गई थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। kb का वैल्यू मैंने आपको बता दिया था 8.314, जो कि नहीं है,
केबी का एक्चुअल वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये वैल्यू आपका आर का है। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, प्लीज करेक्ट इट। तो जो वैल्यू होता है केबी का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वो होता है 1.38 इंटू 10⁻23 और आर की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा उसको। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी डिवाइड बाई ये m की वैल्यू है 4.64 इंटू 10⁻⁻23। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो t जो है हमारा, ये t क्या लिया जाए, तो नाइट्रोजन को हमको टेम्परेचर पे चेक करना है, टेम्परेचर के हिसाब से ही वेलोसिटी चेंज होती है। तो टेम्परेचर को हम 300 केल्विन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 300 केल्विन। तो पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 1.38 डिवाइड बाई 4.64 इंटू 300। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ हूं, तो आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। और देखिए बहुत लोग इस इक्वेशन को दूसरे टाइप से भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं एक और इक्वेशन आपको बना के दिखाता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर है, तो ये वाला इक्वेशन तो वैसे ही रखते हैं लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 केबी। केबी की वैल्यू को क्या लिखा जाता है? केबी की वैल्यू को लिखते हैं हम आर अपॉन एन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन एन ए, टेम्परेचर को टी, और स्मॉल एम को लिखते हैं कैपिटल एम डिवाइड बाई एन ए कैंसिल हो जाता है, तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है 3RT डिवाइड बाई कैपिटल M, और ये वैल्यू आता है 3 इंटू 8 की वैल्यू आती है 3.14 इंटू 300 डिवाइड बाई 28। तो दोनों में से आप किसी को भी सॉल्व करिए, आपका जो वैल्यू है वो सेम आने वाला है। इसमें थोड़ा सा आपका वैल्यू बड़ा हो जाता है, इसमें थोड़ी वैल्यू आपकी छोटी हो जाती है। इससे करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए कितने से जाएगा ये। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3 1 जा और 3 7 जा 21 आ गया, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, मतलब 9 के आसपास से जा रहा है ये समथिंग, ठीक है। 27 10 आया, मतलब आपका 3, तो 9.3 समथिंग कुछ जा रहा है ये आपका वैल्यू। और ये भी अभी और कटेगा, तो ये अगर 100 कर देता हूं मैं, तो ये 3.1 समथिंग से जाता है आपकी वैल्यू, ठीक है। और 3.1 को ही अगर मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूं, किसी से भी डिवाइड कर दूं, तो देखिए किस टाइप से कर सकता हूं मैं। चाहूं तो इसका एक पॉइंट और इसके एक पॉइंट को ऊपर छोड़ दूं अगर मैं, ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर कर दूं, तो ये आपका निकल के आएगा 8.314 डिवाइड बाई 31, और इस पे एक 100 और एक और जीरो जुड़ जाएगा, 31 बन गया। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो समथिंग कुछ आपकी वैल्यू आ सकती है। इसी से करता हूँ, ज़्यादा बेटर है, यहाँ जीरो से बेटर है कि इसको इधर कर देता हूँ। तो 83.14 समथिंग कुछ आता है। दोनों में से आप किसी को भी सॉल्व करिए, आपकी वैल्यू इतनी आएगी। तो अगर इसको डिवाइड करता हूँ 83.14 को 31 से, तो ये अराउंड 2 से जाएगा आपका। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 2 के 1 और ये 2, और ये आएगा नीचे 1, तो ये पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा? ये 20 है ना, ये 30 का सीरीज है, तो 33 जा 90 और 21 चाहिए, मतलब आपको तो 7 समथिंग को जा रहा है। तो 7 से करके देखते हैं एक बार कहीं पास में। तो 31 इंटू 7, 7 1 जा और 7 3 जा 21, 217 आ गया, मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब 6 से जाएगा ये समथिंग। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 10 11 में से 6 गया 5, और 0 है तो 10 में से 8 गया 2, 250, और ये 4 आ जाएगा नीचे, तो ये अगली बार 7 से जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन आया वो कितना आया, जो वैल्यू आया 2.67 इंटू 100, तो ये वैल्यू आएगा 267 समथिंग कुछ वैल्यू हमारा आता है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आता है, ठीक है, ठीक है। तो v जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू 267, ये थोड़ा इजी पड़ता है सॉल्व करने में, ये थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो जाता है, बस ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू 267 हमारा वैल्यू आता है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अगर v का अंडर रूट करेंगे तो ये 267 का अंडर रूट आप निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि
ये जो 6.023 × 10⁻23 है, इसको बुक वालों ने एनसीईआरटी ने क्या किया है 26 ले लिया है, और इसकी वैल्यू जो है वेलोसिटी की यहाँ पास में चेंज हो जाती है, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। फिलहाल तो उसका कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आया, ठीक है, पर मुझे लगता है कि यही करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास में इसमें सही वैल्यूज है, क्योंकि एवोगाड्रो का नंबर जो होता है हमारा वो यही होता है, तो इसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये आंसर सही है, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सा 267 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैं यहीं पास निकाल लेता हूं, देखते हैं 267 ये ऐसा इतना आया, तो 1 1 जा, यहाँ निकालते हैं 1 1 जा 1, तो 1 बचा, 67 बचा, 1 + 1 2 आया, ठीक है। तो ये आपका नियर अबाउट किससे जाएगा, 5 से लेता हूँ तो 125 हो जाता है, 6 से लेता हूँ तो 6 से 36, 6 3 ऊपर, 6 2 जा 12 और ये 15, हाँ तो 6 से ही जाएगा। ये 7 से करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49, 9 4 ऊपर, 7 2 जा 14, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 6 से जाएगा, तो ये 6 से जाएगा, 6 से 36, 6 3 ऊपर, 6 2 जा 12 और 3 15, 156, तो ये 1 और ये 1, ठीक है। फिर इसके बाद डबल जीरो नीचे उतरने वाला है, तो अराउंड 16 पॉइंट समथिंग कुछ हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। डबल जीरो हो गया, और यहाँ पास में भी आप इसको 6 से करेंगे तो ये 6 6 12 और ये 32, ठीक है। तो ये सीरीज आपका अराउंड 3 के सीरीज से जाएगा, तो 16.3 समथिंग कुछ वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। देखिए 300 का सीरीज है ये, तो 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 हो जाता है, 12 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 3 से ही जाएगा, तो 16.3 समथिंग कुछ हमारी वैल्यू आती है इसकी जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के आसपास। ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी पे ही, उसको मैं आपको ऐसे रफली बताता हूं। क्वेश्चन में क्या बताया गया, एक एर्गॉन गैस लिया, क्लोरीन गैस लिया है और उसका एटॉमिक मास यूनिट दे दिया गया है, और उसका पूछ रहा है कि जो एनर्जी आपका जो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो कितना है। तो उसमें आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, उसमें आपको दिमाग उसमें क्या कर दिया 2:1 या 1:2 का रेशियो बता दिया है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो टेम्परेचर है वो सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी के मास से उसको कोई लेना देना नहीं है, मास का भी जो रेशियो आएगा जो पूछ रहा है वो सेम आएगा। तो जो मास का रेशियो आ रहा है एर्गॉन वर्सेस क्लोरीन का, वो 1:1 का ही आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। सेकंड चीज उसमें पूछा था कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो उसको भी सेम तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। कैसे करना है इसको, 1/2 mv² डिवाइड बाय 1/2 mv², ये v वाला क्लोरीन ले लीजिएगा या एर्गॉन ले लीजिएगा, और ये 1:1 है, इसमें हाफ कैंसिल हो जाएगा। मास की जो वैल्यू दी गई एटॉमिक मास यूनिट वाली, ये मास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, और ये वाला मास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, फिर v के हिसाब से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। शायद मेरे अंदाज से इसकी वैल्यू 1.77 दिया हुआ है v² के फॉर्म में, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कुछ और वैल्यू कम हो जाएगा आपका, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मेन इसमें पॉइंट था आपका कि जो ये 1:1 का रेशियो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस पे लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो यही है आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मेन फंडा, कि कभी कभार मास दे देता है और लोगों बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेचर से रिलेशन है, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगा आपका। अगर टेम्परेचर में अलग अलग बोल देता है कि टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, तब आपका चेंज हो सकता है। पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई कंटेनर आप ले रहे हैं और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इस कंटेनर के पार्शियल प्रेशर के कारण इसका एक प्रेशर बन के आ रहा है और इसका कुछ टेम्परेचर डिसाइड हो रहा है, तो देखिए प्रेशर अलग अलग हो सकता है, पार्शियल प्रेशर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग प्रेशर डिसाइड हो सकता है, पर इसका जो टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का टेम्परेचर वो कांस्टेंट निकल के आता है। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट निकल के आता है तो इनकी जो वेलोसिटी है ये सभी की सभी एक एवरेज निकाले जाते हैं, ठीक है। एक एवरेज वेलोसिटी आपका निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये जो v का वैल्यू निकल के आता है, v² जब इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू जो आ रहा है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल के आता है,
ठीक है। इसके अलावा 2 न्यूमेरिकल और दिए गए हैं, वो भी ज़्यादा कुछ है नहीं। एक न्यूमेरिकल आपका एक्चुअल में लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। एक बैट वाला दिया गया है कि एक बॉल उधर से आ रही है और बैट उसी डायरेक्शन उसको हिट करेगा, तो जो वेलोसिटी है बॉल की वो कितनी रहेगी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिन का बल्ला जो है वो भारी क्यों यूज़ करते थे, उसका क्या फ़ायदा मिलता है उनको, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक यूरेनियम का पूछा गया क्वेश्चन, वो भी आप आराम से बना सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। वो भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट आएगा उस क्वेश्चन में तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर 2 लाइन का नहीं है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थियोरेटिकली है, टोटली थियोरेटिकल है। मेन कंसेप्चुअली एक तो ये वाला था, तो इसको आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है और आप क्या बोलते हैं मैसेज के थ्रू अगर नहीं बता पा रहे हैं, कमेंट के थ्रू नहीं बता पा रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे फेसबुक के पेज में अपलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिसके कारण ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएँ। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।